नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलाने जंग। आज ऐलाने जंग की शुरुआत अखिलेश यादव की खबर के साथ। अखिलेश यादव का सीक्रेट प्लान सामने आ गया है। चुनाव नहीं लड़ने का मन बना चुके अखिलेश यादव कल कन्नौज से खुद अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने इसको लेकर अभी तक पत्ते पूरी तरीके से नहीं खोले, लेकिन इसके संकेत पार्टी की तरफ से मिलने शुरू हो गए। सवाल ये कि आखिरी 24 घंटे में कैसे पलट गए अखिलेश? क्या है अखिलेश का सीक्रेट प्लान? आज ऐलाने जंग की कवर स्टोरी। नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा, और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद से पत्ते नहीं खोल रहे, लेकिन खबर सामने आ गई है कि भतीजे तेज प्रताप का टिकट काटकर अखिलेश यादव कन्नौज से खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। कौन कहां लड़ेगा ये हमारे वहाँ जो संगठन है वो तैयार करता है। पहला नाम जब तेज प्रताप जी का दिया गया, लेकिन संगठन चाह रहा है कि वहाँ पे माननीय अखिलेश यादव खुद लड़ें। तो संगठन की आवाज़ है, और हमें लगता है कि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि नेता को अपने कार्यकर्ताओं की बात सुननी चाहिए, और नेता ने अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनी और इसलिए ये चीज़ हुआ है। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। साइकिल लड़ रही है और साइकिल जीत के आ रही है वहाँ पर कम से कम 3 लाख मतों से। हालांकि चाचा रामगोपाल यादव सुबह तक इस बात से इनकार कर रहे थे और कैमरे पर यही कह रहे थे कि चुनाव तेज प्रताप ही लड़ेंगे। देखिए, वहाँ चाहे तेज प्रताप लड़े चाहे अखिलेश लड़े, जो अभी मौजूदा सांसद है उसको बुरी तरह से जो भी हमारा कैंडिडेट लड़ेगा, चाहे तेज प्रताप, अब तो तेज प्रताप डिक्लेयर हो ही गए, वो बदलेंगे थोड़ी इनको। आई डोंट थिंक ही विल बी चेंज और ही विल विन। कोई हरा नहीं सकता। अखिलेश की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अब टक्कर बराबर की होगी। आपके पास कन्नौज में तो कोई व्यक्ति नहीं है जो लड़ सकता हो लोकसभा। या अखिलेश जी आप खुद लड़ने आइए, तो यहाँ के ऊपर एक कम से कम एक बराबरी की लड़ाई तो हो। तो लड़ाई हो, बराबरी की हो, तो वो तभी संभव है जब अखिलेश जी लड़ेंगे। नहीं तो कोई भी लड़ेगा, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का 80% कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए समझिए, और ये बात अखिलेश जी को अच्छे से पता भी है। इसलिए अगर उन्हें समाजवादी पार्टी का अस्तित्व बचाना है तो उनको लड़ने आना ही पड़ेगा, उनके पास कोई रास्ता नहीं। इससे पहले परसों समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था। तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव के भाई रतन सिंह यादव के पोते हैं, यानी अखिलेश यादव के वो भतीजे लगे। और साथ ही तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के छोटे दामाद हैं। 2014 में जब मैनपुरी में उपचुनाव हुआ था तो तेज प्रताप यादव पहली बार सांसद बने थे। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद एबीपी न्यूज से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कन्नौज से जीत का दावा किया था। कन्नौज जो है हमेशा समाजवादी विचारों का क्षेत्र रहा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए एक तरह से उनका घर की तरह उन्होंने हमेशा माना, और बहुत ज़्यादा लगाव कन्नौज से है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी उनके चेहरे पर और मेरी मेहनत पर कन्नौज के लोग आशीर्वाद देने पाएंगे। लेकिन तेज प्रताप के नाम के ऐलान के साथ ही कन्नौज में सियासी हलचल बढ़ गई। बीजेपी और बीएसपी के नेताओं ने दावा किया कि हार के डर से अखिलेश ने पहले ही मैदान छोड़ दिया। जिस दिन हमारा नॉमिनेशन हो जाएगा उस दिन ही माननीय अखिलेश यादव जी अपना पत्ता खोलेंगे और टिकट डिक्लेयर करेंगे। ये हमारा खौफ नहीं है, ये एक मुस्लिम समाज का खौफ है कि उनको पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी पार्टी ने कुछ नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने चर्चा था कि अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे, कन्नौज से लड़ेंगे। हम लोग भी स्वागत कर रहे थे, आइए लड़िए ज़रूर, देखिए आके ज़मीन ज़रा कैसे हम लोगों ने कमल के लिए ताकतवर ज़मीन तैयार की है। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी के सर्वे भी ठीक थे और उन्होंने कन्नौज से पलायन कर लिया, भाग गए, और कोई तेज प्रताप नाम के अपने परिवार के किसी सदस्य को खड़ा किया। कितने दुख की बात है। यहाँ तक कि जब एबीपी न्यूज के रिपोर्टर नित्य मिश्रा ने कन्नौज के लोगों का मूड जानने की कोशिश की तो लोग तेज प्रताप की उम्मीदवारी से उत्साहित नहीं दिखे। तो अखिलेश यादव नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पर, तेज प्रताप यादव लड़ रहे हैं। जानते हो तेज प्रताप यादव? मैं तो सर नहीं जानता हूँ। तेज प्रताप यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। तेज प्रताप यादव जानते हैं आप? हम नहीं जानते। नहीं, हम नहीं जानते।
नहीं जानते आप अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव जानते हैं। अच्छा जी। अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते तो क्या हाल रहता? तो ठीक रहता, बराबर टकरी का मामला रहता है। तेज प्रताप यादव जानते हो? हम नहीं जानते सर। अखिलेश यादव को? जी। तेज प्रताप यादव को जानते हो आप? हाँ, तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के लड़के हैं। अखिलेश यादव यहाँ चुनाव लड़ते तो कैसा चुनाव होता? तो टक्कर होती, फिर टक्कर होती। अब क्या स्थिति है? तेज प्रताप यादव आ रहे हैं यहाँ पर? हमको तो नहीं लग रहा फाइट में है वो। कन्नौज में अखिलेश यादव भी नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, गर्मी बढ़ गई है कि डाउन हो रही है? अब तो कम हो गई। कैसे कम हो रही है? तो कम हो गई, मतलब एक साइडेड चुनाव हो गया ना। कैसे एक साइडेड हो गया? तेज प्रताप को जानते हैं? जो जानता ही नहीं है वो चुनाव लड़ रहा है तो कहाँ से मिलेगा। सोमवार को तेज प्रताप के नाम की घोषणा हुई और फिर मंगलवार को 24 घंटे भी नहीं बीते कि समाजवादी पार्टी के कैंप में हलचल बढ़ गई। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार कल कन्नौज के बड़े समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ मीटिंग की और अखिलेश से इस बात का आग्रह किया कि वो अपने कन्नौज से लड़ने के फैसले पर पुनर्विचार करें। इसके बाद ही अखिलेश को उन्होंने पूरा रोड मैप समझाया कि आखिर वो चुनाव लड़ेंगे कन्नौज से तो जीत का क्या रोड मैप होगा। फिर यही हुआ कि अखिलेश ने अपने मन को बदला और साथ ही साथ ये खबर आने लगी कि अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। 1998 से 2019 तक कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यहां से चुनाव हार गईं। 2019 में बीजेपी को 5,63,000 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव को 5,50,000, मतलब महज 13,000 वोटों से तब सुब्रत पाठक कन्नौज से जीत गए थे। कल नामांकन का आखिरी दिन है, लिहाजा कल अखिलेश नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने अपना सियासी डेब्यू कन्नौज से ही किया था। साल 2000 में जब उपचुनाव हुए कन्नौज में तो अखिलेश यादव पहली बार सांसद बने और उसके बाद से 3 बार वो कन्नौज से सांसद रहे। साल 2012 में जब अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनकी पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से निर्विरोध जीत कर आईं। डिंपल भी कन्नौज से 2 बार सांसद रहीं। और उत्तर प्रदेश से ही कांग्रेस के खेमे से खबर यह है कि अमेठी से राहुल गांधी, रायबरेली से प्रियंका गांधी उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। ऐसे चर्चा तो कई दिन से चल रही है, लेकिन अब जब वायनाड के चुनाव प्रचार थम गया तो चर्चा जरा और तेज हो गई। लेकिन इस चर्चा के बीच चौंकाने वाली खबर दी रॉबर्ट वाड्रा के समर्थकों ने। अमेठी में आज वाड्रा के लिए पोस्टर लगा दिए गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पोस्टर को बीजेपी की चाल बता रहे हैं, जबकि अमेठी के कांग्रेसी नेता वाड्रा की डिमांड कर रहे हैं। अमेठी और रायबरेली की सियासी पहेली समझिए इस रिपोर्ट में। अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बात। ये पोस्टर लगे हैं अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर और इस पोस्टर ने अमेठी से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा गर्मा दिया है। हमारे रॉबर्ट वाड्रा जी का पोस्टर लगा हुआ है और उन्होंने उनकी इच्छा थी कि अमेठी से चुनाव लड़े। अब उनकी इच्छा हो गई है, वो अमेठी की जनता उनको मांग की है कि वो सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़े। इसलिए अमेठी की जनता ने, अमेठी के कार्यकर्ताओं ने ये होर्डिंग और सब कुछ लगवाया है। कहाँ पे लगा हुआ है ये कांग्रेस पार्टी कार्यालय से लेके पूरे अमेठी संसदीय क्षेत्र में लगा हुआ है। ये कांग्रेस के नेता का बयान है। बावजूद इसके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि अमेठी में वाड्रा का पोस्टर लगना बीजेपी की चालबाजी है। इन सब भाजपा के लोगों परेशान हैं, चालबाजी है और कहीं न कहीं कुछ न मिले तो संप्रभुता का नाम ले लो, जोड़ दो, कहीं पर पोस्टर लगवा दो, कुछ भी कर लो। 5 साल में स्मृति ईरानी ने कितने कल कारखाने अमेठी में लगवाए, ये बताओ ना अमेठी की जनता को। आप पोस्टर लग गए, कौन आएगा? ये आएगा ना, क्यों परेशान हो रहे हो? आ रहा है, सामने भी आ जाएगा सारी चीज़ें, उसके लिए क्यों परेशानी हो रही है इतनी? क्यों पेट में दर्द हो रहा है? आने दीजिए। अजय राय भले ही बीजेपी पर आरोप लगा रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। पिछले दिनों मीडिया में उनका इंटरव्यू इसी वजह से आया था, लेकिन खबर यह है कि अमेठी से राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ेंगे और 26 तारीख को वायनाड का चुनाव होने के बाद इसका औपचारिक ऐलान संभव है। राहुल गांधी खुद 18 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात के संकेत दे चुके हैं। अमेठी के बाद जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा
मैं वो करूँगा। CEC मीटिंग हमारी पार्टी में CEC मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। अमेठी से गांधी परिवार का रिश्ता साल 1980 में जुड़ा। तब पहली बार संजय गांधी इस सीट से सांसद बने। उनके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अमेठी में परिवार की विरासत को संभाला। राहुल गांधी 2019 में वायनाड और अमेठी दोनों सीट से चुनाव लड़े। तब अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। फिलहाल स्मृति ईरानी अमेठी में घर बनाकर चुनाव प्रचार कर रही है और कह रही है कि जीजा हो या साला कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के कार्यकर्ता रॉबर्ट जी को मांग रहे हैं, जीजा जी को मांग रहे हैं, पहले साले साहब को मांग रहे थे। उनका जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। 2014 में अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी, लेकिन 2019 में राहुल को हराकर यहां से हिसाब बराबर किया और सांसद बन गयी। 2019 में स्मृति ईरानी को 4,68,000 वोट मिले, राहुल गांधी को 4,13,000 वोट मिले। 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी ने चुनाव में जीत दर्ज की। अमेठी में वोटिंग 20 मई को है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है। अमेठी के लिए कांग्रेस ने सर्वे कराया है, जिसके बाद राहुल गांधी को उतारने की रणनीति बनी है। बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं, अमेठी में जीत बीजेपी की ही होगी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अमेठी में पुनः जीत रही है। इसमें दीदी जी इस बार पिछले वर्ष के भी, पिछले चुनाव का भी रिकॉर्ड तोड़ विजय हासिल करेंगी और वहां एक तरफा दीदी जीत रही है। राहुल के अमेठी और रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि यूपी के पार्टी नेता चाहते हैं कि राहुल अमेठी से लड़े और प्रियंका रायबरेली से। वैसे फैसला अब कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में किया जाएगा, लेकिन चर्चा है कि अंदर खाने दोनों सीट पर राहुल और प्रियंका के चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। और देखिए, कांग्रेस ने आज एक बार फिर से सेल्फ गोल कर दिया है। पार्टी के एक नेता सैम पित्रोदा ने ऐसा बयान दिया जिसने देश का सियासी पारा गरमा दिया है। कांग्रेस सफाई दे रही है, बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. ये महाशय सैम पित्रोदा है, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आज की पीढ़ी इस नाम और चेहरे से भले ही बहुत ज्यादा वाकिफ ना हो, लेकिन यूपी के जमाने में इनकी खूब चलती थी। मनमोहन सिंह जब देश के पीएम थे, तब सैम पित्रोदा हिंदुस्तान के लिए पॉलिसी बनाते थे। Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it. Public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. अमेरिका में दिए इनके इस बयान ने आज हिंदुस्तान की चुनावी राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। प्रधानमंत्री ने सरगुजा की रैली में सैम पित्रोदा के बयान पर हमला किया, तो दिल्ली में कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये बयान सैम का निजी बयान है। सैम पित्रोदा जी निहायत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। टेलीकॉम और आईटी रेवोल्यूशन में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत बड़ा उनका एक योगदान रहा है।
लेकिन उन्होंने जो बात कही है ये अपने परिवेश में जहां पर वो रहते हैं उसके बारे में कही है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी नहीं है। और उन्होंने भी इसका खंडन किया है कि ये मेरा बयान है, ये मेरी विचारधारा है, ये मैंने यहां के रेफरेंस में दिया था, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ कांग्रेस की प्रवक्ता निजी बयान बताकर विवाद से बचने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी ओर दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार उदित राज ने सैम का समर्थन कर दिया। सैम पित्रोदा ने क्या कहा, ये बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, ये क्या लंदन में या दुबई में, सिंगापुर में बड़े हजारों करोड़ रुपया नहीं लगा पार्क कर रखा, अपने बच्चों को बाहर सेटल करते हैं, ये सारा वेल्थ इनके पास है। ये सैद्धांतिक तौर पे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। एक के पास में 10 मकान, एक के पास में 10 गाड़ियां, ये दूसरा खाने को भी मुहताज। अब बीजेपी के नेता राशन पानी के साथ कांग्रेस पर हमलावर हैं। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। बाद में सैम पित्रोदा ने भी सोशल मीडिया पर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पहले भी सैम पित्रोदा विवादित बयान देकर सुर्खियों में रह चुके हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मदीहा ने इस मुद्दे पर राजस्थान के लोगों से बात भी की। इलेक्शन के समय में ऐसे बयानबाजी तो होती रहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनके इस बयान में कुछ मजबूती होगी। एक जन राय बना के या पब्लिक की मांग वाला कोई मुद्दा उठाए बात बन सकती है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर अब चुनाव के समय में जब चर्चा राय मशवरा दी जा रही है उसका कोई मूल्य नहीं है और पब्लिक इसको नेगेटिव ले रही है। अब बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस ने मुद्दा दे दिया है। पहले से ही बीजेपी मंगलसूत्र का नाम लेकर कांग्रेस पर बरस रही थी। अब सैम का ये बयान उसी कड़ी का अगला भाग है। महाराष्ट्र के यवतमाल में एनडीए उम्मीदवार का प्रचार करते हुए मंच पर बेहोश हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। शुगर लेवल लो होने से बिगड़ी तबीयत, अब ठीक है। अमरोहा में कांग्रेस उम्मीदवार की सभा के दौरान भिड़े गठबंधन के समर्थक, कांग्रेस, आप और एसपी के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की। राजस्थान के जैसलमेर में कंगना रनौत के रोड शो से पहले बीजेपी और रविंद्र भाटी के समर्थक आमने सामने हुए। यूपी के संत कबीर नगर में बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का बीजेपी पर हमला। दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग में मां महबूबा मुफ्ती के लिए वोट मांग रही हैं बेटी इल्तिजा। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता राजकुमार चौहान का पार्टी से इस्तीफा, प्रभारी पर लगाया अपमानित करने का आरोप। हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया रोड शो, कहा जब से आई माधवी लता तब से ओवैसी लापता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार साहेब खान ऊंट पर बैठकर नामांकन के लिए पहुंचे। दूसरे दौर का चुनाव प्रचार थम गया है और इस फेज में मंगलसूत्र का मुद्दा सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनकर उभरा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री लगातार 4 दिन से इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के नेता मोदी पर पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। दूसरे फेज के चुनाव से पहले मंगलसूत्र सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। लगातार चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुद्दा बनाकर मंगलसूत्र वाला वार किया। रविवार को मोदी ने सबसे पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में मंगलसूत्र वाला बयान दिया, फिर सोमवार को अलीगढ़ में इस मुद्दे पर गरजे, मंगलवार को मंगलसूत्र पर राजस्थान के टोंक में बयान दिया और आज बुधवार को
छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मंगलसूत्र का फिर जिक्र किया। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। मंगलसूत्र पर कांग्रेस सफाई दे रही है। प्रियंका गांधी ने बेंगलुरु से बीजेपी पर पलटवार किया। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, पीएम ने मंगलसूत्र का अपमान किया। जिसका प्रियंका जी से ज्यादा बेहतर करारा जवाब इस देश के कायर प्रधानमंत्री को कोई नहीं दे सकता था। इस देश के प्रधानमंत्री ने ना तो दाम्पत्य के सूत्र की गरिमा रखी, न मंगलसूत्र का महत्व रखा जब उन्होंने कहा कि आपका मंगलसूत्र ले लेंगे। मोदी जी में शायद उम्र का भी तकाजा है, वृद्ध भी ज्यादा लगते हैं, जबान भी लड़खड़ाती है। वो व्हाट्सएप के अंकल जी लोग नहीं होते हैं, वैसे लगते हैं मुझे आजकल मोदी जी। मोदी जी, आप भले 2 चुटकी सिंदूर और मंगलसूत्र की कीमत ना जानिए, लेकिन इस देश के लोग जानते हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कोरोना काल की याद दिलाकर मंगलसूत्र पर मोदी को घेरा। कौन सी दौलत, बल्कि आप नरेंद्र मोदी ने तो 1% लोगों को देश की 40% दौलत दे दी। वो मंगलसूत्र जब की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो जो नदियों में लाशें बह रही थी कोविड की, जो हमारी बहनें बेवा हो गई, उनका क्या होगा? उनके बारे में बताइए। कब तक नफरत करेंगे देश के प्रधानमंत्री? कब तक सिर्फ मंगलसूत्र की बात करेंगे? वो क्या सिर्फ मंगलसूत्र पहनने वालों के प्रधानमंत्री हैं? बताइए। आप तो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला किसान आंदोलन की याद दिलाकर मोदी को मंगलसूत्र पर घेर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, मंगलसूत्र तो 700 किसानों की विधवाओं के छीने गए थे जब वो दिल्ली की ड्योढ़ी पर मर गए थे, शहीद हो गए थे। क्या मोदी जी ने तब मंगलसूत्रों की खबर ली? जब गंगा मैया लाशों से अटी पड़ी थी, लोग पैदल चलकर कोविड में वापस जा रहे थे, तो मंगलसूत्र उस समय खोए गए थे। क्या मोदी जी ने तब मंगलसूत्र की बात की? जब नोटबंदी में 1 पैसा नहीं था, लूट मची थी और हमारी बहनों और माताओं को मंगलसूत्र गिरवी रखकर बेटी की शादी करनी पड़ती थी, क्या तब मंगलसूत्र की परवाह ली? मंगलसूत्र हर सुहागन स्त्री का गहना होता है। हिंदू धर्म में मंगलसूत्र का महत्व बड़ा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम भारत तक मंगलसूत्र को सुहाग की निशानी के तौर पर बेहद शुभ माना जाता है। और मोदी इसी मंगलसूत्र को मुद्दा बनाकर न सिर्फ कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि हिंदू वोटर्स को एकजुट कर रहे हैं। और इसकी वजह दी है कांग्रेस के घोषणा पत्र ने, जिसके पेज नंबर 28 पर लिखा है कि कांग्रेस धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पेज नंबर 6 पर राष्ट्रव्यापी आर्थिक और सामाजिक गणना का भी जिक्र है। बीजेपी इसी को आधार बनाकर मंगलसूत्र वाला मुद्दा उछाल रही है। और देखिए, देश में दूसरे दौर के चुनाव के लिए आज प्रचार का शोर थम गया है। दूसरे फेज में चुनाव शुक्रवार को होगा। गाजियाबाद, मेरठ सहित देश की कुल 88 लोकसभा सीटों पर इस सेकेंड फेज में वोटिंग होनी है, जो देश के 13 राज्यों में फैली हुई है। दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। और आज दूसरे दौर के प्रचार के आखिरी दिन हर दल के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। किसी ने रोड शो करके वोट मांगे तो किसी ने रैली करके माहौल बनाया। बिहार की पूर्णिया सीट दूसरे चरण के चुनाव में सबसे हॉट सीट है। यहां से निर्दलीय पप्पू यादव ने लड़ाई को
त्रिकोणीय बना दिया है। प्रचार के आखिरी दिन पप्पू यादव ने रोड शो करके वोट मांगे। आप बार बार कह रहे हैं कि पूर्णिया को बेटा चाहिए। सर, कोसी सीमांचल पूर्णिया को बेटा चाहिए। ये लड़ाई मान सम्मान की हो गई है। ये पूर्णिया के मान सम्मान की लड़ाई हो, ये पप्पू की लड़ाई नहीं रही। क्या जेडीयू आरजेडी बहुत पीछे छूट गई है? ये तो जनता बताएगी, लेकिन इतना मैं कहता हूँ कि कोई भी दल यहाँ ना आशीर्वाद ले पाया, ना दिल में जगह बना पाया। पप्पू यादव का इस सीट पर मुकाबला आरजेडी की बीमा भारती से है। बीमा भारती के प्रचार के लिए तेजस्वी यादव 5 दिन पूर्णिया रहे थे। आखिरी दिन बीमा भारती ने भी जोर लगाया और जीत का दावा किया। क्या माहौल लग रहा है? क्या जनता का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल मिल रहा है। सना प्यार जो है कि पूरे लोकसभा का मिल रहा है। आपको माहौल देकर के पता चल गया होगा कि कैसा माहौल है। और रुपौली के जनता हमारे लिए भगवान है और उन्होंने मुझे एक बार नहीं 5वां बार विधानसभा भेजने का काम किया है। तो हमारे पूरे लोकसभा के जनता ने जो है कि यहाँ से जिता करके लोकसभा सांसद बना करके भेजने का काम करेंगे। पप्पू और बीमा का मुकाबला इस सीट पर जेडीयू के मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा से है। संतोष कुशवाहा 2 बार सांसद रह चुके हैं। हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में हैं। उन्होंने भी रोड शो करके पूर्णिया में प्रचार किया। एनडीए सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और इस बार पूर्णिया 19 के भी जो 19 में अंतर था उसका दुगना अंतर होगा और बिहार में 40 सीट एनडीए जीतेगी। नरेंद्र मोदी की आंधी है और नीतीश कुमार का न्याय के साथ विकास का लोग स्वागत कर रहे हैं। जनता में उत्साह है। एक तरफा चुनाव है, कहीं कोई कुछ नहीं है। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 सीटों पर दूसरे दौर की वोटिंग है। इसमें यूपी और महाराष्ट्र की 8 सीटों पर चुनाव है। राजस्थान में 13, एमपी में 7 और बिहार में 5 सीटों पर इस फेज में वोटिंग होगी। दूसरे फेज में यूपी की मथुरा सीट हॉट सीट है, जहां से अभिनेत्री हेमा मालिनी की किस्मत का फैसला होना है। हेमा मालिनी ने रोड शो करके आखिरी दिन प्रचार किया और जीत का दावा किया। मुकाबला मानती हैं आप? किसी से है? चुनौती है आप? मुकाबला नहीं मानूंगी क्योंकि उनके पार्टी में से ऐसा कुछ अद्भुत काम कुछ किया नहीं है आज तक। जो जितना समय मिला उनको, उसको उन्होंने दूसरी चीज़ों में यूज़ किया। जनता के लिए जनता बोले कि वाह क्या किया है हमारे लिए, ऐसा बोलने लायक कुछ नहीं है। जो हमारे मोदी ने किया है कर रहे हैं। दूसरे दौर में यूपी में एनसीआर की सीटों पर भी वोटिंग है। इसमें गाजियाबाद, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। गाजियाबाद में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के उम्मीदवारों ने रोड शो निकाला। पहले दौर के चुनाव में कम वोटिंग की वजह से तरह तरह की अटकलें लग रही थी। दूसरे दौर के लिए राजनीतिक दलों से लेकर चुनाव आयोग तक वोटिंग बढ़ाने की कोशिश में लगा है। हालांकि मौसम का मिजाज बताता है कि शुक्रवार को यूपी के गाजियाबाद में 41 डिग्री, बिहार के भागलपुर में 42 डिग्री, राजस्थान के जोधपुर में 39 डिग्री और कर्नाटक के बेंगलुरु में 37 डिग्री तापमान रहेगा। राजस्थान की बात करें तो यहाँ झालावाड़ सीट पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह से मुकाबले के लिए कांग्रेस ने उर्मिला जैन को उतारा है, जो आखिरी दिन ढोल नगाड़ों के साथ पैदल प्रचार करती नजर आईं। 101% हमारी सीट निकलेगी, क्योंकि झालावाड़ में मैं 11-12 दिन से झालावाड़ का पूरा डिस्ट्रिक्ट मैंने नापा है। पब्लिक वहाँ बिल्कुल उकता गई है, क्योंकि राजा और महारानी को कहाँ तक झेलेंगे। न वो लोगों के बीच में आते हैं, न कभी पब्लिक उनसे मिलती है। तो लोग मानस बना चुके हैं कि एक बार समाज सेविका को मौका देंगे और हमारे क्षेत्र का विकास कराएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है। बीजेपी से दुष्यंत सिंह यहाँ से फिर मैदान में हैं। प्रचार के आखिरी दिन मनीष शर्मा ने उनसे बात भी की। मैं कार्यकर्ता जैसे नाते में काम कर रहा हूँ। अगर बीजेपी का कार्यकर्ताओं को अपॉर्चुनिटी मिलती है और मैं कार्यकर्ताओं के साथ 5 साल क्षेत्र में काम करता हूँ, तो मुझे परिवार का ही प्यार मिलना चाहिए, बड़े नेताओं का आशीर्वाद मिलना चाहिए और क्षेत्र का आशीर्वाद मिलना चाहिए। राजस्थान के जालौर में कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने रोड शो करके वोट मांगे।
फिल्म अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत कल ही राजस्थान में प्रचार के लिए पाली और जोधपुर पहुंची थी। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर नीरज पांडे ने उनसे बात की। राजस्थान में आप प्रचार कर रही हैं, कैसा माहौल देख रही हैं? नमस्ते। आप देख सकते हैं पूरा जोश और जिंदा दिली का माहौल है। पूरा देश डोल रहा है, भगवा भगवा बोल रहा है। हमें तो हर तरफ जहां देखें एक जन सैलाब दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे मानो लोगों ने अब ठान लिया है कि अब की बार 400 पार। दूसरे दौर के चुनाव के बाद 5 चरणों का चुनाव और बचेगा। 4 जून को सबसे तेज नतीजे आप एबीपी न्यूज पर देख पाएंगे।